नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने आरंभ किया था और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे नामकरण की। और पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से काल विभाजन किया था। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं, थोड़ा दोहरान करते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास की सामग्री वैसे भक्तमाल 84 वैष्णवन और 252 वैष्णवन की वार्ता से मिलने लगी थी। भक्तमाल जो नाभादास ने लिखा था, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलदास द्वारा लिखा गया था। तो ये प्रयास था मध्यकालीन हिंदी साहित्य में। किंतु आधुनिक काल में ही वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रयास किया गया, जिसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय दिया जा सकता है फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी को। इन्होंने इस्तवार दला लित्रोत्तर इंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी और उर्दू भाषा के कवियों का परिचय दिया था। उसके बाद में शिवसिंह सेंगर ने प्रयास किया, जिन्होंने शिवसिंह सरोज लिखा। और उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया। जैसे कि हमने पहले विभिन्न पद्धतियों को देखा था, तो वर्णानुक्रम पद्धति में गार्सा दत्तासी और शिवसिंह सेंगर ने लिखा था, लेकिन पहली बार कालानुक्रमी, जिसको हम कह सकते हैं कि काल के अनुसार नामकरण की पद्धति जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनाई थी, जिन्होंने 11 शीर्षकों में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। इनका कोई विशेष आधार नहीं था। ये देखिए, जैसे सबसे पहला काल को उन्होंने चारण काल कह दिया, और 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण आंदोलन, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास कन्या परिवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आदि उन्होंने नाम रखे। और अंतिम था उनका महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और एक और वो रखते हैं, परिशिष्ट रखते हैं, जिसके अंदर वो विभिन्न प्रकार के परिचय देते हैं। फिर मिश्र बंधुओं ने भी अपने मिश्र बंधु विनोद में 1913 और 1934 में जो लिखा गया था, उसमें कालखंड विभाजन किया, जो उन्होंने 5 भागों में विभाजित करने के बाद में 8 उपखंडों में पुनः विभाजित करते हैं। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो एक मिसाल सा बन के रह गया। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, और इस इतिहास में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार से था: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल कहा, क्योंकि इस काल में वीर गाथाओं की प्रचुरता इन्होंने देखी। पूर्व मध्यकाल को, जो 1375 से 1700 विक्रम संवत है, उसको इन्होंने भक्तिकाल कहा। फिर उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल कहलाया, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, क्योंकि गद्य की जो प्रणयन था इस काल की प्रमुख विशेषता थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1938 में अपने हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास लिखा था, आलोचनात्मक इतिहास। उसमें संधि काल और चारण काल विशेष रूप से इन्होंने आदिकाल का विभाजन कर दिया, बाकी वही है भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये हमने पुराने अध्याय में देख लिया था, पहले अध्याय में देख लिया था। श्याम सुंदर दास भी इसी प्रकार से आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक युग करते हैं। और विशेष रूप से हम बात कर सकते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त की बात करेंगे, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन प्रारंभिक काल, जो 1184 यानी शालिभद्र सूर्य ने जब भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी 1184 ईस्वी में, वहाँ से उन्होंने प्रारंभिक काल का आरंभ माना है, जो 1350 तक चलता है। फिर पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र का जो संपादित इतिहास है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्रम में, और उन्होंने इस प्रकार से नामकरण किया: आदिकाल को 7वीं से 14वीं सदी के मध्य किया है, भक्तिकाल को 14वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य, रीतिकाल को 17वीं सदी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक किया है, और उसी प्रकार से आधुनिक काल को इन्होंने 19वीं सदी से लेकर मध्य से लेकर अब तक किया है। आधुनिक काल के विभाजन को इन्होंने फिर से एक पुनर्विभाजन किया, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करेंगे हम पुनर्जागरण काल, जिसमें भारतेंदु काल कहा जा सकता है। भारतेंदु काल का जो समय माना गया 1850 से, यानी 1857 भी कहते हैं, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी। फिर आता है जागरण सुधार का, जिसको द्विवेदी काल कहा जाता है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का इनका कालखंड रहता है। छायावाद काल में जिसमें हम बात कर सकते हैं प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, 1918 से लेकर 1938 तक ये कालखंड रहा था। जरना की जो प्रकाशन था जयशंकर प्रसाद का, वहाँ से 1918 से इनका छायावाद का काल आरंभ होता है, और लगभग 1935 में जो कामायनी का प्रकाशन हुआ था, वहाँ तक छायावाद का मूल रूप से प्रचुरता रहती है। लेकिन छायावाद 1938 तक हम इसको मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। छायावादोत्तर काल के अंदर प्रगति प्रयोग काल लेखन। अब ये देखिए, प्रगति काल जो है वो 1935 से आरंभ हुआ था,
1935 से प्रगति काल आरंभ होता है, तो लेकिन इन्होंने 1938 माना है। 1938 से 1953 तक प्रगति प्रयोग काल माना है, जिसमें थोड़ा सा विभाजन है। प्रगति काल रहेगा 1938 से लेकर 1943 तक रहेगा, क्योंकि 1943 में तार सप्तक की रचना हो गई थी, और 1943 से फिर आपके प्रयोग काल मान सकते हैं, जो इसको 1951 तक मानना ठीक है, क्योंकि उसके बाद नवलेखन काल में नई कविता और आदि आते हैं। लेकिन ये जितने भी विभाजन किए गए, उसमें आचार्य शुक्ल का जो विभाजन है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य का नामकरण की। तो देखिए, अलग अलग जो काल विभाजन किए गए, तो ऐसा नहीं कि भी एक ही नामकरण किया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम बताए हैं अलग अलग कालखंडों के। और हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ग तो इसको 7वीं शताब्दी से मानता है। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें हम, तो स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, और 693 ईस्वी से उनका प्रादुर्भाव मानते हैं हिंदी साहित्य का, जिसमें वो संधि काल कहते हैं इसको। और दूसरा वर्ग है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हो गए, जो इसको 10वीं शताब्दी से मानते हैं। वास्तविक रूप से हम देखें तो 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो मतभेद भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब आप देखें कि भाई जैसे 10वीं शताब्दी से तो हिंदी साहित्य का आरंभ होगा, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको हम 7वीं सदी से मान सकते हैं। तो अपभ्रंश से लेकर हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। तो ये देखिए, 10वीं शताब्दी, अगर हम मूल रूप से अगर एक मोटे तौर पर बात करें, तो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो आरंभिक कालखंड है उसको आदिकाल कह सकते हैं। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का कालखंड रीतिकाल कहलाएगा, और उसी ढंग से भक्तिकाल और आपका आधुनिक काल कहला सकता है। तो हम सबसे पहले हम आज बात करेंगे, हम आदिकाल की बात करेंगे। आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रियर्सन ने क्या कहा। ग्रियर्सन ने इस कालखंड को कहा चारण काल। ग्रियर्सन के अनुसार जो अधिकांश जो साहित्य था वो चारणों के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस कालखंड को चारण काल कहा ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, और इस काल को चारण काल, सबसे पहला कालखंड भी वो चारण काल ही कहते हैं। मिश्र बंधु इस काल को प्रारंभिक काल कहते हैं। प्रारंभिक काल को भी दो भागों में बांटते हैं, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। फिर महत्वपूर्ण बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ से चर्चा का आरंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। और क्योंकि इसमें वीर गाथाओं की काफ़ी प्रचुरता मिलती है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो आदि जो ग्रंथ मिलते हैं, तो उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कालखंड को वीर गाथा काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन इस काल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो सिद्धों की काफ़ी रचनाएं इसमें देखने को मिलती है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों पर अच्छा खासा अध्ययन किया है, और सिद्ध सामंत काल इस कालखंड को कहा जा सकता है। और सामंती रचनाओं की काफ़ी प्रकाशन हुआ था, अतः इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल मिश्रित रूप से कहा जा सकता है। देखिए, अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 तक का। इसमें उन्होंने इस आदिकाल को बीज वपन काल का, बीज वपन यानी बीज रोपने का काल, हिंदी साहित्य का बीज रोपा गया था इस काल में, तो इस कालखंड को इन्होंने बीज वपन काल कहा। वहीं पर बात आती है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस कालखंड को वीर काल कहते हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल कहा था, उसी ढंग से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस कालखंड को वीर काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन अपने जो काफ़ी भाषण दिए थे, तो उन्होंने जो 3 पुस्तकें लिखी थी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव और विकास, तो उन्होंने इस कालखंड को आदिकाल कहा। तो सर्वाधिक मान्यता इस कालखंड को आदिकाल के नाम से मिलती है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एक और थोड़ी नई बात आती है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो उनकी पुस्तक है, उसके अंदर इस कालखंड को संधि काल और चारण काल कहते हैं। देखिए, अधिकतर विद्वानों ने 10वीं सदी तक इस हिंदी साहित्य का आदिकाल से आरंभ किया, लेकिन राम कुमार वर्मा 7वीं सदी तक ले जाते हैं इसको, और ये जो कालखंड था जिसमें अपभ्रंश का काफ़ी प्रचलन था, इसको संधि काल और चारण काल के रूप से अभिहित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चारण काल की बात करेंगे। चारण काल सबसे पहले नामकरण दिया था ग्रियर्सन ने, और आरंभिक काल चारण काल, इसका नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वो नहीं रखते हैं, और इसको वो रखते हैं 643 यानी 7वीं विक्रम संवत कहा था, और 1000 ईस्वी तक चारण कवियों की कोई लिखित रचना प्राप्त नहीं होती है, अतः ये नामकरण उचित नहीं है। क्योंकि देखिए,
अगर हम देखें तो जितने भी जो रासो ग्रंथ थे वो सारे के सारे लगभग 1000 ईस्वी के बाद में देखने को मिलते हैं। चाहे आपके कोई रास ग्रंथ हो गया, तो चारण काल जो नामकरण वो कुछ ठीक नहीं लगता है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, एक सामान्य संज्ञा जो हिंदी भाषा के आरंभ को बताती है। प्रारंभ करना, प्रारंभ से किसी कालखंड का नाम देना ठीक नहीं रहेगा। वीर गाथा काल की जरूर बात थोड़ी सी वाजिब लगती है हमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये जो उन्होंने ये अपना मत के लिए जो एक बात कही थी वो भी इस प्रकार से है, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजर्षित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने इस काल को वीर गाथा काल का, ये देखिए एक तरह से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस कालखंड को वीर गाथा काल के लिए। और इसके प्रमाण में वो 12 ग्रंथों को आधार बनाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। विजयपाल रासो, जो आपके चारण काल की जो पुष्टि के संदर्भ में जो ग्रंथों का नाम दिए हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, नरपति नाल की जो रचना है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी है। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, भट्ट केदार और मधुकर कवि की जो रचनाएं हैं। परमाल रासो, जगनिक ने जो रचना लिखी थी। खुसरो की पहलिया को भी वो इसके समर्थन में देते हैं, वो भी इसको वीर गाथा काल में के लिए प्रमाण दे रहे हैं इसका। और विद्यापति की पदावली, तो जो आधार मानते हैं रामचंद्र शुक्ल इस नामकरण का आधार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक साबित करते हैं। जैसे बीसल देव रासो और खुमान रासो 16वीं सदी के माने गए हैं। हमीर रासो जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्र का केवल नोटिस है, जो राठौड़ारी ख्यात में इनका केवल जिक्र होता है, कहीं पर ये मिलती नहीं है रचनाएं। पृथ्वीराज रासो को खुद रामचंद्र शुक्ल जाली ग्रंथ कह देते हैं, कहीं का कुछ अता पता नहीं उसका। परमाल रासो या आलाखंड के मूल का भी पता नहीं है, उसको भी गूंज कहा गया है, शब्द नहीं कहा गया है। और खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है, तो इसलिए वीर गाथा काल इतने नहीं लिखे गए। लेकिन धार्मिक, श्रृंगारी व लौकिक साहित्य की बहुत रचना हुई, तो केवल वीर गाथा काल कहना इसको ठीक नहीं रहेगा। वहीं राहुल सांकृत्यायन इसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं, यानी सिद्धों की रचनाएं और सामंतों की रचनाएं आदि मिलती हैं, तो ये कुछ ठीक कहा जा सकता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल को बीजोपन काल कहते हैं। ये भी एक तरह से संज्ञा के रूप में ही कि भी इसका बीज रोपा जा रहा है, लेकिन देखिए ये जो एक प्रक्रिया के रूप में जो अपभ्रंश से चलती हुई हिंदी तक आती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता इस काल में बीज इसी काल में रोपा गया था। जरूर साहित्यिक प्रवृत्तियाँ शेषों में थी, ऐसा लगता है कि, लेकिन ये परंपरा के रूप से चलता आ रहा था। फिर बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा, ये भी वीर गाथा काल का एक रूपांतर सा लगता है। संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है, ये चारण काल भी उसी ढंग से जैसे ग्रियर्सन ने कहा था, तो ये इस नाम में भी थोड़ी त्रुटि हमें देखने को मिलती है। आदि काल की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इस कालखंड को संदिग्ध और अप्रमाणिक मानते हुए इसमें 2 विशेषताएं बताई, एक तो नवीनता की और अपूर्व तेजस्विता, और इस आधार पर इन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा। देखिए आदिकाल नाम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रखा था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका विशेष रूप से प्रसिद्धि हो गई। और वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। जैसे कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ योगी के साथ वीर गाथा काव्यों में अब्दुल रहमान, विद्यापति तथा खुसरो को एक सूत्र में समेटा जा सकता है। तो ठीक है, आदिकाल नाम ही मान्य रहा है इसमें। ठीक है, एक मिनट। तो इस प्रकार से आदिकाल का नामकरण एक तरह से ठीक रहेगा। बाधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। 14वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के कालखंड का नामकरण भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है। जैसे भक्ति काल नामकरण काफ़ी प्रसिद्ध है इसके लिए, और इसको लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार किया, और भक्ति काल ही सर्वमान्य माना जा सकता है। एक और कालखंड आता है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का कालखंड, जिसको रीतिकाल में, इसमें जरूर थोड़ा बहुत मतभेद हुआ है, जिसमें रीति क्या रही थी, एक रीति यानी स्टाइल, तरीका, मार्ग जो रहा था उसमें था लक्षण ग्रंथों की लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीतिकाल कहना तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में जो मतभेद है वो इस प्रकार से हम बात करेंगे। मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले बात की थी अपने मिश्र बंधु विनोद में, और इस कालखंड को इन्होंने अलंकृत काल कहा था।
अलंकार अलंकार की काफ़ी प्रधानता कहती है, लेकिन ये फिर भी ये संतुष्ट नहीं करता ये नाम, क्योंकि केवल संपूर्ण काव्यांग आते हैं, केवल अलंकार अलंकार अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए केवल अलंकृत काल कहना ठीक नहीं होगा। अलंकृत काल में भी इन्होंने पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल कह दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा, जो अलग अलग विद्वानों द्वारा काफ़ी हद तक माना गया, स्वीकार किया गया। रामशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा। कलात्मक पद्धतियाँ काफ़ी ज़्यादा रही थी इस काल में, नृत्य संगीत आदि में विकास देखा गया था कला काल का। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको श्रृंगार काल कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के अतीत में। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। तो अलंकृत काल का कहने का कारण ये हो सकता है कि अलंकार निरूपक ग्रंथों के विशेष रुचि प्रदर्शित की है, लेकिन फिर भी अलंकृत काल कह देना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति केवल इस काल की प्रवृत्ति नहीं है, ये तो शुरू से चली आ रही है। आदिकाल में भी अलंकारों का प्रयोग होता था, भरत मुनि के समय में भी अलंकारों का प्रयोग होता था। तो केवल बस ये कविता का बाह्य पक्ष का सूचक है, इसलिए केवल अलंकृत काल कहना ठीक नहीं होगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल इसको कलाकाल कहते हैं, और उनका कथन इस प्रकार से कि मुगल सम्राट शाहजहाँ का संपूर्ण शासन काल कला वेष्टित था। इस युग में एक और स्थापत्य का चरम ताजमहल के रूप में काल के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई, इसलिए इसको कलाकाल कहा। तो ये भी एक बाह्य पक्ष की विशेषता का बोध होता है और आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है, इसलिए कलाकाल इस नाम को पूरी तरह से न्यायोचित रूप से नहीं ठहरा सकते। श्रृंगार काल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल का, ठीक है, श्रृंगार रस की काफ़ी अधिक रचना हुई थी, प्रधानता रही है, लेकिन फिर भी श्रृंगार के अलावा वीर रस भी लिखा गया। भूषण ने वीर रस की कविता, लाल कवि आदि ने लिखी थी वीर रस की कविताएं। तो इसको केवल बस वीर रस कहना ठीक नहीं होता। भक्ति और नीति की, जैसे सबसे बड़े श्रृंगारी कवि बिहारी माने जाते हैं, तो उन्होंने भी भक्ति और नीति की रचनाएं इस युग में लिखी थी, इसलिए केवल श्रृंगार काल कहना इसको ठीक नहीं होगा। रीतिकाल कहना काफ़ी हद तक ठीक होगा, क्योंकि इस रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा, और उनके द्वारा ये हुआ कि भी अलंकारों के द्वारा बहुत ही सरस और हृदय ग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। तो देखिए रीतिकाल कहने की सार्थकता इसलिए रहती क्योंकि इस कालखंड में एक विशेष रीति का पालन किया गया था, और वो विशेष रीति क्या थी कि लक्षण ग्रंथों की लेखन किया गया, ये रीति थी। तो इस कालखंड को रीतिकाल कहना काफ़ी अधिक ठीक, तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रतीत होता है। और 19वीं शताब्दी से अब तक का कालखंड का नामकरण गद्य काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इस रंग से बांटा है। रामचंद्र शुक्ल इस आधुनिक काल को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान कहते हैं, और श्याम सुंदर दास इस कालखंड को संपूर्ण रूप से नवीन विकास का युग कहते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको प्रेस के आगमन के कारण इसको आधुनिकता का काल कहते हैं, और आधुनिक विद्वान इसे भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, छायावादी या छायावादोत्तर में प्रगति, प्रयोग, नवलेखन काल आदि मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने पूरे संपूर्ण कालखंडों को अलग अलग नामों से अभिहित किया है। और आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल है, क्योंकि ये देखिए कि अगर हम बात करें तो लगभग 30% हिस्सा तीनों काल का रहता है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, लेकिन लगभग 70% या 80% हिस्सा जो है वो आधुनिक काल का रहा है। आधुनिक कालखंड में बहुत कुछ रचनाएं लिखी गई है और अलग अलग विधाओं में लिखा गया है, इसलिए आधुनिक काल को सिर्फ एक नाम से बांटना ठीक नहीं होगा। तो ये अब तक की अपनी बात रही है, और इस कारण से आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना है ठीक होगा। अपने आप में एक बड़ा नाम मुझे आधुनिक काल, लेकिन केवल एक नाम दे दें, जैसे इसको केवल छायावाद कह दें या केवल प्रगति काल या प्रयोग काल कह दें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। कुछ एक प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कीजिएगा, और ये प्रश्न लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर अपने कॉलेज की मेल आईडी पर भेज सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके लिए कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विस्तृत लेख लीजिए। जो काल विभाजन हमने पहले वाली कक्षा में चर्चा की थी और अभी जो हमने चर्चा की है उस पर आपको एक लेख लिखना है। और दूसरा जो प्रश्न है आपके लिए कि विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया है, इस पर आप अपना निबंधात्मक प्रश्न है उस पर अपना लेख लिखकर मुझे प्रेषित कीजिए। तो ये कक्षा आपको कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कक्षा से आपको लाभ हुआ होगा। तो आपका अगर कोई भी प्रश्न है इस कक्षा से संबंधित तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हिंदी साहित्य का अध्यापक सूर्य प्रकाश पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।